So दोस्तों, good morning to all of you. I am back with my another video, the chapter 4th of electronics, which is cell and batteries. तो आज हम पढ़ेंगे सेल एंड बैटरीज के बारे में, जो हमारा चौथा चैप्टर है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, सेल एंड बैटरीज का जो चैप्टर है, मैं इसके बारे में बता दूं आपको। जो सेल होता है वो होता है सिंगल यूनिट ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, जो कि केमिकल एनर्जी को किसमें ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका सिंबल अगर हम देखें तो इसका सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार होता है। ये इसका माइनस टर्मिनल होता है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये आपका बन जाता है सेल। ठीक है, सेल हमने देखा कि ये सिंगल यूनिट कंपोनेंट होता है जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब जरूरत पड़ती है तो उसको क्या कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब आपने सेल देखा होगा, सेल कुछ इस प्रकार होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आपको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट कहलाता है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स जो है अंदर की ओर जाते हैं सेल के, तो वो तो कहलाता है आपका कैथोड माइनस। और जहां से बाहर निकलने की ओर कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये एरिया कहलाता है तुम्हारा एनोड पॉजिटिव। ये दो टर्मिनल की जो टर्म है, प्लस और माइनस, ये दो टर्मिनल्स जो है एक रोड से जुड़े हुए होते हैं। सेल के बीच के अंदर जो एक रोड होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड के बारे में हमने देखा, एक प्लस एक माइनस, एनोड कैथोड। जहां से इलेक्ट्रॉन्स गए वो कैथोड, जहां से निकले वो एनोड। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है सेल के अंदर। ठीक है, इतना कंसेप्ट के ये बैटरी का ये सेल का सिंबल है, सिंगल यूनिट होती है इसकी। ठीक है, अब जो होता है सेल इसमें दो टाइप के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ये वन टाइम यूज है, ये रीयूज मल्टीपल टाइम। जो प्राइमरी सेल वह सेल होते हैं जो एक वन टाइम हम यूज करते हैं। जैसे हमारी दीवारों पर जो घड़ी रखी रहती है, दीवारों पर घड़ी पे जो सेल लगता है, वो जो सेल होता है वो प्राइमरी सेल होता है। अगर वो वीक हो गया तो उसको थ्रो ही करना पड़ता है, नया लगाना पड़ता है। और जो सेकेंडरी सेल होता है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, उसको हम अडेप्टर के द्वारा चार्ज करके उसको हम दोबारा जो है यूज कर सकते हैं। जो सेल होता है इसके अंदर जो वाटेज लिखी होती है, ये इसका ईएमएफ होता है। ये जब स्टेशनरी में होता है, मीन्स किसी भी यूज कंडीशन में नहीं होता, तो वो उसका ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब सेल पे कोई लोड लगा दिया जाता है, मान लीजिए कोई एलईडी लगा दी जाती है, तो जब एलईडी लगा दी जाती है तो ये पूरा एक सर्किट बन जाता है। सर्किट बनने के बाद तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे सेल के अंदर, वो इसमें से फ्लो होने लग जाते हैं और हमारा बल्ब ग्लो हो जाता है। ये हमारी कंडीशन थी, तुम्हारी चार्ज कंडीशन, मतलब फिक्स था, इस टाइम पे कुछ नहीं था, जिसको हम कहते हैं, अगर हम कोई भी लोड ना लगाएं तो उसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट।
जब हम कोई लोड लगा दे, जैसे हमने ये एलईडी लगा दी, तो ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्लोज सर्किट था, ये आपका क्लोज सर्किट। जब हमने इस पे कोई एलईडी या लोड लगा दिया तो ये क्लोज हो गया सर्किट, जिसका ईएमएफ जो होगा वो जो है घटता जाएगा, क्योंकि जो है लोड जो है बैटरी की कैपेसिटी से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको अपने अंदर चार्ज की यूनिट को ले रहा है, जो कि आपको पता ही है बैटरी जो है, सेल जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज होता रहेगा क्लोज सर्किट। अगर ये ओपन है, इसके अंदर कोई लोड नहीं लगा है, तो इसका ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट रहेगा ओपन सर्किट के अंदर। अगर 1.5 वाट का सेल है तो वो 1.5 वाट का ही रहेगा, उसको कहते हैं हम ओपन सर्किट, ठीक है। इतना तुमने पहचाना। प्राइमरी सेल वह सेल होते हैं जो वन टाइम यूज होते हैं। अब इसका एग्जांपल लिख लीजिए, वोलेटिक सेल, ड्राई सेल और आपका डैनियल सेल, ठीक है। अब जो सेकेंडरी सेल होते हैं जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, तो वो जो हमारे सेल होते हैं वो होते हैं लेड एसिड बैटरी सेल, लेड एसिड बैटरी सेल, और आपका एक आ जाता है एडिशन सेल। ये दो सेल्स को हम रिचार्ज कर सकते हैं। ये सेल्स जो होते हैं वन टाइम होते हैं। अगर कोई भी सेल, अब मान लीजिए ये सेल है, हमें पता लग गया इसके अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? एनोड कैथोड। अब आपसे कोई पूछ रहे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वह मटेरियल होता है जो सेल को एक सेल के रूप में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने के लिए जो मटेरियल, जो केमिकल का कॉम्बिनेशन होता है सेल के अंदर, या तो एसिड होगा या तो पेस्ट की फॉर्म होगा। आपने देखा होगा सेल के अंदर एक पेस्ट की फॉर्म में ब्लैक कलर का कोई कार्बन का कोई पदार्थ डाला जाता है, या फिर एसिड। बैटरियों में जो देखते हैं हम वो एसिड देखते हैं ज़्यादातर, और सेलों में पेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ज़्यादातर सेल्स के अंदर या बैटरीज के अंदर जो टर्मिनल होता है वो आपका जिंक क्लोराइड का होता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो आपका कार्बन इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बनता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा सेल को कई बारी हम धूप में रख देते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो चार्ज हो गया। नहीं, सेल के अंदर जो होता है इंटरनली रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब इस पे टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है घट जाता है, जिससे करंट का फ्लो बढ़ जाता है कुछ समय के लिए। इसलिए वो हमें लगता है कि सेल चार्ज हो गया, जिसको हम कहते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये इसका एक फिनोमिना है इंटरनल रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसके बारे में, हो गया ईएमएफ जो होता है। ईएमएफ मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है। अब आप देख लीजिए, जब ओपन सर्किट था तो ईएमएफ था 1.5 वोल्ट। जब ये क्लोज सर्किट बना तो इस टर्मिनल से अगर आप प्रोब लगा के अगर इसकी वोल्टेज देखोगे तो ये आएगी 1.3, 1.2, 1.1। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो ईएमएफ से हमेशा कम होता है। ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये तो कुछ बातें हो गई सेल्स के ऊपर, ठीक है। मैं मिटा देता हूं इतना पोर्शन।
अब आ जाते हैं हम बैटरीज के ऊपर। बैटरीज, जो बैटरी होती है उसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। बैटरी जो होती है ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोड वही होता है इसमें एनोड कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें मटेरियल होता है। बैटरी का एक क्वेश्चन आ जाता है कि टॉपिंग अप किसे कहते हैं। टॉपिंग अप, जैसे ये बैटरी है, आपने देखा होगा बैटरी के अंदर कई प्लेटें होती है, कई प्लेटें होती है और बीच में जो है दो रोडे होती है। ये आपकी नेगेटिव जिसे कैथोड कह सकते हो, ये पॉजिटिव या एनोड होती है। इसके अंदर जो है जो मटेरियल जाता है, पहले तो डिस्टिल्ड वाटर जाता है, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर जाता है, डिस्टिल्ड वाटर जाता है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर का जो लेवल होता है वो 10 to 15 mm होता है। ये इससे अबव ही होनी चाहिए, जो प्लेटें होती है ना इसके अंदर, वो इस वाटर से इतनी डिप होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं टॉपिंग अप मेथड, ठीक है। ये तो हो गया बैटरी के ऊपर। बैटरी का क्वेश्चन आ जाता है, जो बैटरी जो होती है उसमें किस प्रकार फॉल्ट आते हैं और उसकी मेंटेनेंस कैसे करी जाती है। बैटरी का जो फॉल्ट होता है वो कुछ आता है, आपको मैं बता देता हूँ। बैटरी के 3 फॉल्ट। पहला होता है बकलिंग, फिर होता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, और ये होता है सल्फरेशन। हो जाती है, जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। तो बैटरी के अंदर जो जो टर्मिनल होते हैं, जो 2 प्लेट्स होती है, वो बीच में से ब्रेक हो जाती है, तो उसको हम बकलिंग कहते हैं। ओवरचार्ज ओवर डिस्चार्ज से ये जो है फॉल्ट आ जाता है। बकलिंग जो जल्दी डिस्चार्ज करते हैं तो उसके अंदर का जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। वाटर लेवल के कम होने से इसकी प्लेटें ब्रेक हो जाती है बीच में से। प्लेटों के अंदर जो है, जो प्लेटों की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, तो सेडिमेंटेशन कहलाता है। सल्फरेशन वो मेथड होता है, वो फॉल्ट होता है जिसमें कोई बाहर का कोफैक्टर, जिस प्रकार आप कह सकते हो टेम्परेचर कह सकते हो, मॉइस्चराइजेशन के कारण टर्मिनल के ऊपर कार्बन जम जाता है, जिसको रस्टिंग कहते हैं हम। इसको हम हटाते हैं, फिर ग्रीन हॉट वाटर से इस टर्मिनल को धो के इसके ऊपर ग्रीस अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बकलिंग का जो ये होता है, इसमें जो बैटरी के अंदर एम्पियर हार होता है, एम्पियर हार का 10% बढ़ा के हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं, तो ये बकलिंग ठीक हो जाता है। सेडिमेंटेशन जो ये मेथड है, ये अगर फॉल्ट आ जाता है तो बैटरी को हम इस कंडीशन में रखते हैं, इस एनवायरनमेंट में रखते हैं कि उसमें जो है वेंटिलेशन होती रहे। इसमें भी वेंटिलेशन, बैटरी को वेंटिलेशन चाहिए होती है। और पानी का लेवल जो होता है 10 to 15 mm होना चाहिए अबव, ठीक है। और जो चार्ज और डिस्चार्जिंग का जो मेथड है वो प्रॉपरली होना चाहिए, ना ही ज़्यादा और ना ही कम। को चार्ज और डिस्चार्ज करते रहना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। न्यू बैटरी को रेगुलर बेस पे और अगर बैटरी यूज में नहीं है तो उसको 1 वीक में चार्ज जरूर करना चाहिए, डिस्चार्ज करके। यूज डिस्चार्ज मीन्स किसी लोड से उसको जोड़कर उसके बैटरी को डाउन कर कर डिस्चार्ज कर कर उसको चार्ज जरूर करना चाहिए। उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, जिसमें उसकी जो प्लेट्स का लेवल होगा वो 10 to 15 mm डीप होना चाहिए,
जो टॉपिंग अप मैंने पहले ही बता दिया है। उसका टर्मिनल होना चाहिए और टर्मिनल जो होते हैं दोनों क्लीन होने चाहिए, उसके ऊपर ग्रीस अप्लाई होनी चाहिए और जो उसका बैटरी का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा उसके आसपास पासिंग थ्रू और पासिंग आउट होनी चाहिए। बैटरी को मॉइस्चर एरिया से दूर रखना चाहिए। आज करें तो यूपीएस का जो पावर प्लग होता है उसको रिमूव जरूर कर देना चाहिए। इफिशियंसी निकालनी हो, इस चैप्टर में दे रखा है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला आपको बताइए, आउटपुट डिवाइड में इनपुट। ये बैटरी की जो है बैटरी की निकालते हैं हम डिस्चार्जिंग एम्पियर हार अपॉन में चार्जिंग एम्पियर हार कि वो जो बैटरी है हम उसको कितना चार्ज करते हैं 1 घंटे के अंदर और वो कितनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, उसको हम कहते हैं बैटरी की इफिशियंसी। परसेंटेज में निकालना हो तो इफिशियंसी को इंटू कर देते हैं 100 से, तो उसका परसेंटेज आ जाता है। लाइट है वो किससे हम मेजर करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसके अंदर, उसके लिए एक मीटर होता है, वो हाइड्रोमीटर होता है जिसके ऊपर ऐसे कैप लगी होती है, कुछ इस प्रकार से होता है। वो ऊपर से इसको पुश करा जाता है तो इसमें एक प्रकार का वैक्यूम बनता है, लिक्विड इसके अंदर जाता है, उस लिक्विड की जो है डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करा जाता है कि ये कितनी बेस्ट क्वालिटी की है इसके अंदर मटेरियल जो है, जो इसके अंदर लिक्विड है। ये हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ क्या होता है। तो आपने ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स जो है एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने एक लॉ निकाला वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशन को देखने के लिए, वो कहलाता है आपका ओम्स लॉ। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, उन साइंटिस्ट का नाम था। ओम्स लॉ जिन्होंने बताया। ओम्स लॉ जो होता है वो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के आपस में रिलेशन को बताता है कि ये किस प्रकार वर्क करते हैं। किसी भी क्लोज डीसी सर्किट के अंदर, किसी भी क्लोज डीसी सर्किट के अंदर voltage is directly proportional to the current and resistance is inversely proportional to the current। कहने का मतलब ये है किसी भी डीसी क्लोज सर्किट के अंदर अगर वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी जो है बढ़ेगा, और अगर किसी भी डी क्लोज सर्किट के अंदर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज अ बैरियर ऑफ करंट, जो कि करंट को अपोज करता है किसी भी सर्किट में फ्लो होने के लिए। ठीक है, ये ओम्स लॉ हमें बताता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक बैटरी है जो 9 वोल्ट की है। ठीक है, 9 वोल्ट की है, और एक एलईडी है जो कि मान लीजिए 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का एक एलईडी है। ठीक है, अब इसको अगर हम इसको चलाना है हमें, तो हम अगर इससे चलाएंगे, ये मान लीजिए 2 एम्पियर का, इससे चलाएंगे तो ये बल्ब जो है ग्लो नहीं होगा। तो हम इसके बीच में हमें एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो हम वो कैसे पता लगेंगे, वो कितने ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। देखिए अब हम बताता हूँ मैं आपको। R इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका क्या है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V इज इक्वल टू अगर I इंटू R है तो हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन में R और R इज इक्वल टू V अपॉन में I। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला जो है वो ओम्स लॉ से निकलकर बनते हैं। अगर हम इसको पिरामिड की तरफ से देखें
अगर हम इसको V देखें और इसको I देखें और R देखें तो आप किसी भी प्रकार से कुछ भी निकाल सकते हो। आपको V निकालना होगा तो I, फिर इसके बगल में क्या है R इंटू में R। और अगर आपको I निकालना है तो I के ऊपर क्या है V, बगल में क्या है R डिवाइड में। और आपको R निकालना है तो R के ऊपर क्या है V, फोन में क्या है I। तो ये इसका फॉर्मूला ओम्स लॉ का। अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस। हमें दे रखी है वैल्यू, हमें पता है कि 1 एम्पियर जो होता है 1000 मिली एम्पियर के बराबर होता है, मिली एम्पियर के बराबर होता है। हमें 9 वोल्ट की बैटरी दे रखी है तो 9 वोल्ट माइनस 2 एम्पियर, तो ये हमारा आ गया 7 एम्पियर। ये हमारा निकल के आ गया 7 एम्पियर। अगर हम 7 एम्पियर को अगर हम डिवाइड कर दे 1000 से तो ये आपका निकाल के आएगा 350 ओम। 350 ओम का अगर हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस, करंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सफिशिएंट होगा इस बल्ब को ग्लो कराने के लिए। तो हमारा फॉर्मूला कैसे निकला, R इजिकल टू V अपॉन में I। हमें V दे रखा था 7 वोल्ट और इसको करंट कितना एम्पियर चाहिए था, वो चाहिए था 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर को अगर हम करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा R रेजिस्टेंस आ जाएगा जो कि 350 समथिंग आ रहा था। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लेना, जो इसका रेजिस्टेंस आएगा वो इसका रेजिस्टेंस होगा। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट घटता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है हमने निकाला क्योंकि यहाँ पे जो है हमें करंट जो है कम दे रखा था और वोल्टेज जो है ज़्यादा दे रखी। तो इसके बीच में जो हमें ड्रॉप करना था, हमें वहाँ तक भेजने के लिए 7 माइनस करना था, 7 माइनस, जभी तो ये 9 में से 7 जाएंगे जभी तो 2 एम्पियर होता। तो इसके जो ड्रॉप को जो कम करता है वो होता है आपका रजिस्टर। इसके बीच में एक रजिस्टर लग जाता है, रजिस्टर, ठीक है, जिसकी वैल्यू को ओम में मेजर करते हैं। करंट को जो है अपोज करता है आगे फ्लो होने के लिए, जितना चाहिए होता है उतना ही फ्लो करवाता है। ये ओम्स लॉ का रिलेशन हमें बताता है कि V इजिकल टू I इंटू में R। तो ये था कुछ चैप्टर ओम्स लॉ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ यू लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर ITI फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर बीइंग अस।